कभी सोचा है कि क्या एक दस्तखत किसी के होने का, किसी के वजूद का सबूत हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसके लिए एक मामूली सा दस्तखत उसकी पूरी जिंदगी का सवाल बन गया था। और ये सिर्फ एक आदमी के संघर्ष की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के अंदर छिपे पूर्वाग्रहों और पहचान के संकट का एक आईना है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। एक अजनबी एक गांव में आता है और उसकी मांग भी कितनी सीधी सादी है, बस एक दस्तखत चाहिए। लेकिन जवाब में उसे क्या मिलता है? पूरे गांव का एक सुर में इनकार। ये सिर्फ एक मनाही नहीं थी, ये उस शक और डर की दीवार थी जिसका सामना उसे आगे करना था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये आदमी था कौन और क्यों एक मामूली सा कागज पर किया हुआ दस्तखत उसके लिए इतना बड़ा, इतना जरूरी बन गया था। ये जो पहेली है ना, यही इस पूरी कहानी का दिल है, जो हमें पहचान के कई गहरे सवालों तक ले जाएगी। तो चलिए इस पहेली की परतें एक एक करके खोलते हैं। इस आदमी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि गांव वाले उसे किस नजर से देख रहे थे, क्योंकि उनकी नजरों में वो कोई इंसान नहीं था, वो एक चलता फिरता शक था। एक ऐसा आईना जिसमें गांव वाले अपने ही डर और अपने ही राज देख रहे थे। देखिए, गांव वालों का जो डर था वो शायद बेवजह नहीं था, लेकिन उसका निशाना बिल्कुल गलत था। वो असल में उस आदमी से नहीं, अपने अपने अतीत से डर रहे थे। गांव में हुई एक हत्या, किसी लड़की का भाग जाना, जमीन की हेराफेरी, मतलब हर किसी की अलमारी में कोई ना कोई कंकाल छिपा था। और सबको लगा कि ये अजनबी उन्हीं के राज का पर्दाफाश करने आया है। लेकिन असलियत तो गांव वालों की सोच से कोसों दूर थी। उस आदमी का मकसद किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना था। उसका लक्ष्य सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर उसमें एक गहरी सच्चाई थी। वो बस लोगों से दस्तखत जमा कर रहा था ताकि देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख सके और बता सके कि वो एक ईमानदार इंसान है जिसे नाइंसाफी से नौकरी से निकाल दिया गया। ये उसकी बेबसी नहीं, उसके विश्वास की ताकत थी। तो आप बाहर की दुनिया से हटकर उस आदमी के अंदर झांकते हैं। उसकी ये हालत हुई कैसे? इसका जवाब उन एक के बाद एक हुई घटनाओं में छिपा है, जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी को, उसकी पहचान को चकनाचूर कर दिया था। सोचिए, उसकी जिंदगी किश्तों में बिखरी। पहले यूनियन में एक्टिव होने की वजह से नौकरी चली गई। जब वो टूटे मन से घर लौटा तो पता चला कि उसकी बीवी भी उसे छोड़कर जा चुकी है। और बस उस एक पल में उसने खुद ही अपना घर, अपना शहर, अपनी पहचान, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, ये अपने अतीत को दफन कर देना था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। दो सच्चाइयां। एक तरफ दुनिया थी जो उस पर लेबल लगा रही थी, ये पागल है, ये बोझ है, ये मुफ्तखोर है। और दूसरी तरफ वो खुद था जो अपने अंदर जानता था कि वो एक ईमानदार, पाक साफ और उसूलों वाला इंसान है। ये उसकी अपनी सच्चाई और दुनिया के दिए गए तमगों के बीच एक खामोश जंग थी। उसकी पहचान कैसे टूट रही थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है उसके बदलते हुए नाम। वो गांव में एक अजनबी बनकर आया। जब वो अपनी अकिल की बातें करने लगा तो लोग मजाक में उसे अकिल मामू कहने लगे। जब एक इंसान ने थोड़ी इज्जत दी तो वो आकिल साहब बन गया। लेकिन उसका जो असली नाम था, अब्दुल गफ्फार, वो तो जैसे कहीं खो ही गया। इससे पता चलता है कि उसने अपनी पहचान पर से अपना कंट्रोल कैसे खो दिया था। लेकिन इस पूरे अंधेरे में इंसानियत की एक उम्मीद की किरण भी थी। ये उम्मीद एक ऐसे रिश्ते से आई जिसने आकिल की टूटती हुई इंसानियत को एक सहारा दिया। एक ऐसी दोस्ती जो सिर्फ और सिर्फ सम्मान की बुनियाद पर टिकी थी। ये थे गुड्डन मियाँ, बाकियों से बिल्कुल अलग। जहां पूरा गांव उसे अकिल मामू कहकर मजाक उड़ाता था, वहीं गुड्डन मियाँ उसे आकिल साहब कहकर इज्जत देते थे। वो उसे पागल नहीं, एक इंसान समझते थे। ये दोस्ती आकिल के लिए सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि एक पनाहगाह थी, जहां उसकी खोई हुई इज्जत जिंदा थी। आकिल का एक जुनून था, रूहानी सफाई। अब ये सुनने में शायद एक सनक लगे, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये असल में उसकी एक बेताब कोशिश थी अपनी बिखरती हुई जिंदगी पर किसी तरह का कंट्रोल बनाए रखने के। पैसे न लेना, दिन में सिर्फ एक बार खाना, बार बार हाथ पैर धोना, ये सब उसके तरीके थे अपने अंदर की पवित्रता और अनुशासन को बचाए रखने के। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां आकिल की ये जो थोड़ी बहुत स्थिरता थी, वो एक सुनी अनसुनी बात से बिखर जाती है। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है।
ये शब्द ये किसी और के नहीं बल्कि गुड्डन मियाँ की पत्नी फरजाना के थे, और इन शब्दों ने आकिल के सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया कि वो एक बोझ है। जिस एक घर को वो दुनिया में अपनी पनाहगाह मानता था, उसी घर से उसे ये एहसास दिलाया गया कि वो एक बोझ है। और बस वो टूट गया। बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई शोर मचाए, उसने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई और चुपचाप चला गया। उसकी ये खामोश गुमशुदगी हमें दिखाती है कि कुछ शब्द कितने भारी हो सकते हैं, वो किसी के आत्मसम्मान को कैसे चकनाचूर कर सकते हैं। गुड्डन मियाँ की ये बात बहुत गहरी है। वो जानते थे, वो समझते थे कि आकिल पागल नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी इंसान थे, जो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। ये लाइन हमें उस स्थिति की खामोश क्रूरता का एहसास दिलाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक लंबा ब्रेक आता है, पूरे 10 साल का। और जब हम आकिल से दोबारा मिलते हैं तो सिर्फ वो नहीं, पूरा समाज बदल चुका होता है। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी पहचान से नहीं बल्कि समाज में फैल चुके एक नए, ज्यादा खतरनाक जहर से है। पूरे 10 साल बीत चुके हैं। इन 10 सालों में सिर्फ वक्त नहीं बदला, लोगों का मिजाज भी बदल गया है। दिलों में एक दूसरे के लिए, खासकर धर्म के नाम पर, शक और अविश्वास की खाई बहुत गहरी हो गई है। जब गुड्डन मियाँ को वो 10 साल बाद मिलता है तो वो बीमार है, लाचार है, लेकिन इस बार वो अस्पताल जाने से डर रहा है। अब उसका डर बेइज्जती का नहीं है, उसका डर है कि जैसे ही डॉक्टर को पता चलेगा कि वो मुसलमान है, वो उसे जहर का इंजेक्शन लगा देगा। ये उसका वहम नहीं, ये उस दौर के समाज में फैले धार्मिक नफरत का सीधा असर था। और यहीं पर गुड्डन मियाँ एक ऐसी बात कहते हैं जो आकिल की सोच को झकझोर कर रख देती है। वो उसे याद दिलाते हैं कि जहर का इंजेक्शन तो उसे बहुत पहले ही लग चुका है, और वो इंजेक्शन किसी हिंदू डॉक्टर ने नहीं, उसकी अपनी मुस्लिम बीवी रजिया ने दिया था, जब उसने उसे धोखा दिया। मतलब साफ था, धोखे और नफरत का कोई धर्म नहीं होता, ये इंसानी फितरत है। और बस यही वो पल था। आकिल को एहसास होता है कि असली जहर लोगों की नफरत है, जिसका कोई मजहब नहीं होता। वो समझ जाता है कि डरकर या छिपकर नहीं जिया जा सकता, और वो एक फैसला करता है, जीने का फैसला, अपनी पहचान के साथ दुनिया का सामना करने का फैसला। और यहीं कहानी अपने शीर्षक पर आकर खत्म होती है, जीना तो पड़ेगा। तमाम जिल्लतों, धोखों और समाज के दिए जख्मों के बावजूद आखिर में जीने की इच्छा हर चीज पर भारी पड़ती है। आकिल की ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब दुनिया आपकी पहचान को ही मिटाने पर तुली हो, तब जिंदा रहने के असल मायने क्या होते हैं?